अस्सलामुअलैकुम। आज का जो लेक्चर है वो लैब नंबर 1 के रिलेटेड है। जो मैंने आप लोगों के साथ लैब नंबर 1 का डेमो शेयर किया था, उसका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैं थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो कुछ चीज़ें तो वहाँ पर समझ आ गई होंगी आपको, और बाकी कुछ चीज़ें मैं भी आपको समझा देता हूँ तो आप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो आपको मैं लैब लैब आउटलाइन दिखा देता हूँ। लैब आउटलाइन में हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, और आपकी कोर्स आउटलाइन में CLOs कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, और उन आपकी मार्किंग किस तरह से होगी, असेसमेंट कैसे होगी। ठीक है, तो आपके लैब में 3 CLOs बने हुए हैं, CLO 4, 5, 6। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। लैब एक्सपेरिमेंट्स, टोटल एक्सपेरिमेंट्स 11 है, और कम ज़्यादा हो सकते हैं, ये हम देखेंगे। पहले बेसिक एक्सपेरिमेंट्स कर लेंगे, फिर एडिशनल कुछ परफॉर्म कर सके तो वो भी कर लेंगे। तो जो लैब नंबर 1 है वो रिलेटेड है लैब, जो इंट्रोडक्शन की लैब है वो हमने पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, और उसके बाद हमने ये देखा था कि हमने वोल्टेज, हाई वोल्टेज जनरेट कैसे करनी है और उसको मैयर कैसे करना है। तो लैब नंबर 1 में आपकी ये दोनों चीज़ें कवर होगी, इंट्रोडक्शन और जनरेशन एंड मेजरमेंट। और सेकंड जो लैब है उसमें हमने डायरेक्ट वोल्टेजेस, DC वोल्टेजेस, हाई वैल्यूज़ की जनरेट करनी है, और उसके बाद हमने उनका इफेक्ट देखना है पॉइंट प्लेन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद कैलिब्रेशन है, ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्ट है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ हमने मेजर करनी है डिफरेंट मटेरियल्स की, एयर की, गैस की। उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट हमने जो AC पर किए हैं हमने DC के लिए करने हैं, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ के। और उसके बाद इम्पल्स वोल्टेजेस जनरेट करेंगे, उनसे मेजरमेंट्स कैसे लेनी है वो देखेंगे, और डिफरेंट मटेरियल्स पर इम्पल्स वोल्टेजेस अप्लाई करके रिएक्ट उनकी ब्रेकडाउन वैल्यूज मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्शियल डिस्चार्ज के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो सबसे एंड पर जाकर करेंगे। तो सबसे पहली लैब में तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था, और उसके बाद एक डेमो वीडियो एक्सपेरिमेंट की शेयर कर दी थी जिसमें वोल्टेज मेजरमेंट के मेथड्स बताए थे। अच्छा, जो असेसमेंट है, ये असेसमेंट हर लैब के लिए इस दफ़ा फिक्स है। मीन्स के हाई वोल्टेज के लिए, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए ये असेसमेंट फिक्स है। तो जो लैब परफॉर्मेंस के मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स की लैब पर 10% आपकी लैब परफॉर्मेंस की वेटेज है। मिड एग्जाम 10% है, वाइवा मिड का वो 20% है। जो प्रोजेक्ट होगा वो 20% है। लैब कॉपी के मार्क्स हैं, इंडिविजुअल है ये, 10% है। लैब एग्जाम फाइनल, वो भी 10% मार्क्स हैं। और जो लैब फाइनल वाइवा होगा ये 20 मार्क्स का है। कोशिश हम ये करेंगे तो कि जब आप मिड टर्म से पहले ऑन कैंपस आएंगे तो एक वीक के टाइम में हम उसमें मिड एग्ज़ाम और मिड वाइवा उसी दौरान ले लें, ताकि ऑन कैंपस फेस टू फेस, मिड एग्ज़ाम तो वैसे भी शायद ऑन कैंपस ही हो आपका, वाइवा जो है वो उसी वीक में हम ले लेंगे। इसी तरह फाइनल से पहले जब आएंगे तो फाइनल वाइवा ऑन कैंपस हम ले लेंगे। ठीक है, ये आपकी असेसमेंट होगी। अब जो मैंने मैनुअल शेयर किया था, 3 तरह के मैनुअल्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। एक मैनुअल है मैगर का। ठीक है, मैगर को जो हमने यूज़ कैसे करना, मैगर हम यूज़ करते हैं अर्थ की डिस्टेंस, अर्थिंग टेस्ट करने के लिए। उसके अलावा 2 मैनुअल्स हैं, एक लैब का मैनुअल है और एक यूज़र मैनुअल है। अगर यूज़र मैनुअल ओपन करें तो इसमें तमाम जो इक्विपमेंट लैब में मौजूद है उसकी स्पेसिफिकेशंस और डिटेल्स ये इसके अंदर मेंशन्ड है। तो इसको एक दफ़ा आपने देखना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है, उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है। हर एक चीज़ की उन्होंने वैल्यूज़ वगैरह बताई हुई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और साथ में इन्होंने उनका यूज़ का मेथड और इनको प्रोटेक्शन में इनकी क्या क्या रिक्वायर्ड है, उनकी ऑपरेशन के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। ठीक है, तो इसको एक दफ़ा आपने रीड आउट करना है, बाद में भी कभी रेफ़र करना होगा तो इसी मैनुअल को हम रेफ़र करेंगे, और इसको किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम इसको पढ़ लेंगे।
जैसे टेस्ट, सबसे पहली चीज़ जो है वो टेस्ट ट्रांसफार्मर, जो हमारा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि डबल वाइंडिंग एट प्राइमरी, प्राइमरी साइड पर 2 वाइंडिंग्स हैं 220 वोल्ट्स की। पैरेलल करें तो हम पैरेलल में यूज़ कर रहे हैं 220 वोल्ट सिंगल फेज, या फिर हम दोनों को सीरीज में ज्वाइन कर दें, सीरीज एडिंग में, तो ये 440 वोल्ट्स हम अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे पास 440 वोल्ट्स कैसे मिलेंगे जब हम फेस टू फेस वोल्टेज यूज़ कर रहे होंगे। और सेकंड वाइंडिंग जो है वो सेकेंडरी साइड पर है, सेकेंडरी साइड पर 100 किलो वोल्ट्स मैक्सिमम आपको मिलेंगे। और इसके अलावा सेकेंडरी साइड पर एक और वाइंडिंग आपको मिलेगी जो लिखा हुआ थर्ड वाइंडिंग। ये थर्ड वाइंडिंग की होती है, ये हमने वाइंडिंग यूज़ करनी है सेकंड ट्रांसफार्मर को कैस्केड में कनेक्ट करने के लिए। सेकंड ट्रांसफार्मर इसके साथ कैस्केडिंग में कनेक्ट करेंगे और उसके फेज और ग्राउंड अर्थ कनेक्शन के साथ जब वोल्टेज में ये करेंगे तो 2 टाइम्स वोल्टेज मिलेंगे। तो वो हम कैस्केडिंग सबसे आखिर में जाकर करेंगे, अगर टाइम मिला तो वो भी करके दिखा देंगे आपको। तो रेटेड वैल्यूज दी हुई हैं इसका, ये फेज सिंगल फेज पर ऑपरेट हो रहा है 50 हर्ट्ज। रेटेड वैल्यू मेरे पास क्या है, लो वोल्टेज वाइंडिंग की 2 मल्टीप्लाई बाय 0.22 220 वोल्ट्स मींस कि ये हैं। और 100 किलो वोल्ट हाई वोल्टेज वाइंडिंग की है, रेटेड कैपेसिटी दी हुई है, इसकी पावर दी हुई है 10 kVA। लो वोल्टेज वाइंडिंग की और हाई वोल्टेज वाइंडिंग की सेम है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपको मालूम है कि पावर्स प्राइमरी की और सेकेंडरी की सेम रहती है। ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड मैनुअल है वो लैब मैनुअल है, जो एक्सपेरिमेंटल मैनुअल है जो हम फॉलो करेंगे हर लैब में। ये मैंने आपके साथ शेयर किया अभी, ये मैनुअल इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। तो लैब नंबर 1 कंप्लीट मैंने कर ली थी तो मैंने शेयर कर दिया। लैब नंबर 2 पर मैं काम कर रहा हूँ। इसके स्टार्ट में सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या बताई हुई हैं। अच्छा, इसके स्टार्ट में आपने ये पढ़ना है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फंडामेंटल रूल, बिफोर एंटरिंग अ हाई वोल्टेज एवरीबॉडी मस्ट कन्विंस द पर्सन दैट ऑल कंडक्टर्स विच कैन अज्यूम हाई पोटेंशियल that lie in the zone are earthed and that all the main leads are interrupted। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप केज में एंटर हो तो जितने भी इक्विपमेंट है, चाहे वो जो भी अंदर पड़ा हुआ, चाहे वो ट्रांसफार्मर है, चाहे वो कैपेसिटर है, चाहे वो रजिस्टर है, केबल्स हैं, जो भी चीज़ है, उसको अर्थिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मींस के जो उसका हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट है उसको आपने अर्थिंग रॉड के थ्रू कनेक्ट करना है अर्थिंग पिट के साथ, ताकि उसके अंदर जो भी चार्ज उसके अंदर स्टोर हो चुका है वो डिस्चार्ज हो जाए, अर्थ की तरफ फ्लो कर जाए। ठीक है। मे दैट ऑल द मेन लीड्स आर इंटरप्टेड। इंटरप्टेड का मतलब यह है कि इनकी आपके पैनल और से आपके इक्विपमेंट तक जो लीड्स जा रही हैं इनके दरम्यान में प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आइसोलेशन और प्रोटेक्शन हो। ठीक है। फेंसिंग की बात की जाए तो आपने क्लियरेंसेस डिफाइंड है, ये स्टैंडर्ड है कि अगर हम एसी या डीसी वोल्टेजेस दोनों के केस में मिनिमम 50 सेंटीमीटर क्लियरेंस चाहिए फॉर एवरी 100 किलो वोल्ट। ठीक है। और जब हम इम्पल्स के एक्सपेरिमेंट करें तो मिनिमम 20 सेंटीमीटर की क्लियरेंस चाहिए। क्लियरेंस से मुराद ये है कि दो इक्विपमेंट्स आपने रखे हुए हैं तो उन दोनों के बीच में मिनिमम 50 सेंटीमीटर की क्लियरेंस हो। नेक्स्ट इक्विपमेंट रखा हो उसके दरम्यान भी 50 सेंटीमीटर, इसी तरह हर इक्विपमेंट के दरम्यान में मीन्स स्पेसिंग जो है वो 50 सेंटीमीटर्स की हो। तो इसी तरह जब हम भी जो केज है, केज से इक्विपमेंट के दरम्यान भी 50 सेंटीमीटर का मिनिमम फासला हो। और एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है, मिनिमम क्लियरेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर शैल ऑलवेज बी ऑब्जर्व्ड। क्यों, ये हर टाइम पर 50 सेंटीमीटर क्लियरेंस मौजूद होनी चाहिए। सबसे मिनिमम लेवल जो क्लियरेंस का है वो 50 सेंटीमीटर, ज़्यादा तो फिर आप और भी ज़्यादा करते हैं। ठीक है। सेफ्टी लॉक में आपका जो डोर है, एंट्रेंस डोर है, उसके ऊपर स्विच मौजूद है। ठीक है। वो स्विच आपका पावर ऑफ करवा देता है। अर्थिंग अर्थिंग का मैंने आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 0.5 ओम से लेस होनी चाहिए। ठीक है। बाकी आप इसके अंदर पढ़ लें, इन्होंने यहाँ साइज बताया हुआ है कि जो अर्थिंग स्ट्रिप है उसका साइज क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसको एक दफ़ा आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है ताकि आपको ये पता चल जाए कि इसके अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या
कैसे किस किस चीज़ों को फॉलो, किन किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। उसके बाद आ जाता है लैब नंबर 1। लैब नंबर 1 में हमने क्या करना है कि हमने हाई वोल्टेजेस जनरेट करनी है और उनको मेजर करना है। तो जो मेजरमेंट जनरेशन के तो मेथड सिंपल हैं। हम लैब में जनरेशन कैसे कर सकते हैं, हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू हम 220 वोल्ट को 100 किलो वोल्ट तक जनरेट कर 100 किलो वोल्ट तक स्टेप अप कर रहे हैं। वो तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जो उनको मेजर करने का मेन इशू है, मेजर हमने करना है वो कैसे करना है, इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि सर फैज़ान ने आपके साथ शेयर किया है थ्योरेटिकल अपने सब्जेक्ट वाले लेक्चर में, कि एक डायरेक्ट मेथड्स होते हैं और इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। डायरेक्ट मेथड्स की 4-5 उन्होंने मेथड्स शेयर किए थे और इनडायरेक्ट मेथड्स में भी 4-5 शेयर किए थे। तो हम जो लैब में करेंगे, एक उन सब में से एक मेथड यूज़ करेंगे जो डायरेक्ट मेथड है, और एक मेथड हम यूज़ करेंगे जो इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड क्या है कि हम वोल्टेज डिवाइडर्स यूज़ करें। वोल्टेज डिवाइडर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, हम कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर यूज़ करेंगे हाई वोल्टेजेस की मेजरमेंट के लिए, और रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर भी यूज़ कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है कि हम स्फेयर गैप यूज़ करें। स्फेयर गैप का एक्सपेरिमेंट जो डेमो वीडियो में देखेंगे तो स्फेयर से आपको अंदाजा हो जाएगा। स्फेयर गैप को भी हम यूज़ करेंगे। और कैलकुलेशंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कि हम प्राइमरी वोल्टेज को मेजर करें, ट्रांसफार्मर की रेशियो जो टर्न्स रेशियो है वो कैलकुलेट करें, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो सेकेंडरी की वोल्टेज मालूम हो जाएगी। ठीक है, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं। और एक फोर्थ मेथड भी होता है, ये सिर्फ इसकी डिटेल लिखी हुई है मैनुअल में, लेकिन हम लैब में परफॉर्म नहीं करेंगे। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा अपने अपने नॉलेज के लिए। ठीक, आप कंपोनेंट्स जो यूज़ कर रहे हैं, कंपोनेंट्स में हमारे पास ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल पैनल है, मेजरिंग कैपेसिटर, वोल्टेज डिवाइडर क्रिएट करने के लिए, वोल्ट मीटर मेजरमेंट के लिए, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग कप्स, पेडेस्टल्स, ये अपना सर्किट पैच अप करने के लिए, फिर गैप्स भी मेजरमेंट के लिए, और अर्थिंग रॉड हम यूज़ करते हैं अर्थिंग के लिए, कैपेसिटर्स को डिस्चार्ज करवाने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर दो दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं, जिन पर हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो जो लेफ्ट वाला सर्किट है, इसमें हमारे पास एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, उसके साथ मेजरिंग कैपेसिटर कनेक्टेड है, और उसके नीचे वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। अगर आप वो डेमो वीडियो में देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि वोल्टेज डिवाइडर दिखने में किस तरह का है। तो एक में बड़ा कैपेसिटर है और एक छोटा कैपेसिटर है। इसकी मैं आपको एक पिक्चर शेयर कर देता हूँ। अच्छा, जो वोल्टेज डिवाइडर है उसके पीछे वर्किंग क्या है, मैंने आपको ये भी इंटरेक्टिव सेशन में बता दिया था कि एक मेन कैपेसिटर है C1, और एक अ, दूसरा कैपेसिटर C2। C1 की कैपेसिटेंस कम है लेकिन इसकी वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है। C2 की कैपेसिटेंस ज़्यादा है लेकिन इसकी वोल्टेज रेटिंग कम है। वोल्टेज रेटिंग क्यों कम है? जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी इम्पीडेंस कम होती है फार्मूले के मुताबिक, और जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसकी इम्पीडेंस ज़्यादा है। तो जिसकी इम्पीडेंस कम होगी उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम आएगा। तो C2 के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कम आ रहा है। हमारा मेन मेन मकसद भी यही है कि हम वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज करें ताकि हम उसको अपने मीटर के थ्रू मेजर कर सकें। तो ये डायरेक्ट मेथड के अंदर आता है। कैपेसिटर C2 के साथ अब हमने एक 1:1 का ट्रांसफार्मर लगाया। ये ट्रांसफार्मर आइसोलेशन का काम कर रहा है। दूसरा हम इसको मजीद स्टेप डाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि C2 हमारे हमें वोल्टेज कितनी दे रहा है। तो अब ये बीच में इंडक्टर क्या कर रहा है, होता यह है कि जो वैल्यू हम इस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पे मेजर कर रहे हैं वोल्टेज और करंट की, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्सिलरी के सेकेंडरी साइड पर मैं एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ और उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप मेजर कर रहा हूँ। तो अब वो वाला उस वोल्टेज ड्रॉप में और जो वोल्टेज ड्रॉप मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड पर जनरेट हो रहा है, जो वोल्टेज सेकेंडरी की है, इन दोनों के दरम्यान में फेज शिफ्ट क्रिएट होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस में करंट फ्लो कर रहा है। कैपेसिटेंस में जब भी करंट फ्लो करेगा तो 90 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा। तो इस फेज शिफ्ट को कंपनसेट करने के लिए बीच में इंडक्टर लगाया जाता है। ये एक रेजोनेंस का सर्किट भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन वो बहुत लंबी डिटेल हो जाएगी।
लेकिन फिलहाल ये पॉइंट नोट कर लें कि ये कैपेसिटेंस के साथ कैपेसिटेंस के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए इंडक्टर लगाया जाता है फेज शिफ्ट को करेक्ट करने के लिए, ताकि जो सेकेंडरी पर आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं उसी फेज में आपको इस एक्सिलरी ट्रांसफार्मर की प्राइम सेकेंडरी पर वोल्टेज मिले। मेन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी और एक्सिलरी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी दोनों आपस में इन फेज होने चाहिए। ठीक है, तो ये इंडक्टर लगाया हुआ है ताकि फेज शिफ्ट जो जनरेट हो रहा है उसको ख़त्म किया जा सके। तो ये हमारे पास वोल्टेज कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है। इस कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर को हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं अपने वोल्ट मीटर के साथ और उसके थ्रू मेजरमेंट्स ले लेते हैं। अब वोल्ट मीटर के अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी है कि आपने वोल्ट मीटर को मालूम है कि कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर है, तो वो तो वैल्यू दे रहा है हमें मैक्सिमम 300 वोल्ट्स की। उसको कन्वर्ट कैसे करना है, किलो वोल्ट्स में कन्वर्ट कैसे करना है, तो उसके अंदर प्रोग्रामिंग हुई भी है। वो सिंपली वोल्टेज डिवाइडर का फार्मूला यूज़ करेगा और टोटल वोल्टेज को निकाल लेगा। ठीक है, उसको पता है कि C1 की वैल्यू क्या है, C2 की वैल्यू क्या है इम्पीडेंसेस में, और आउटपुट वोल्टेज तो वो मेजर कर रहा है जो उसको मिल रही है, तो इनपुट वोल्टेज वो निकाल लेगा टोटल प्राइमरी की। तो इस मेथड के थ्रू हम इसकी वोल्टेज मेजर कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड में ये होता है कि लेट सपोज हमारे पास ये कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर नहीं है और हम मेजर करना चाहते हैं वोल्टेज, तो हम क्या करेंगे कि इस कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर का लेट सपोज हमारे पास नेटवर्क नहीं है, तो हम दो स्फीयर गैप्स कनेक्ट कर देंगे। स्फीयर गैप्स क्या करेंगे कि इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, मींस के आइसोलेटिंग मीडियम होगा, हमारे केस में एयर है, तो इसकी एक साइड ग्राउंडेड है, दूसरी साइड सेकेंडरी के साथ कनेक्टेड है। अगर हम देखें तो हमारे ट्रांसफार्मर की भी एक साइड ग्राउंडेड होगी। तो अब सर्किट तो ग्राउंड से कंप्लीट हो रहा है, और लेकिन फेज और न्यूट्रल के बीच में या फेज और ग्राउंड के बीच में हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम है। अब एक स्टैंडर्ड टेबल है हमारे लैब में जो हम यूज़ कर रहे हैं, सेम वही चीज़ तो मुझे नहीं मिली कहीं से ऑनलाइन, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए मैं चीज़ शेयर कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड पीक वैल्यूज या पीक वैल्यूज एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन स्टैंडर्ड क्या होती हैं कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ Hg एयर प्रेशर हो, ह्यूमिडिटी लेवल से भी अफेक्ट होती हैं ये वैल्यूज। खैर, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए। उन कंडीशंस पर आप स्टैंडर्ड एक स्फीयर, मतलब एक छोटे साइज का भी स्फीयर यूज करते हैं, बड़ा भी यूज करते हैं, 150 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 50 मिलीमीटर स्फीयर साइज जो भी यूज कर रहे हैं, उन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस कितना रखा है और उतने डिस्टेंस पर ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगी, ये प्री डिफाइंड है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ये मेजर करके प्री डिफाइंड एक टेबल मौजूद है। फॉर एग्जांपल, दोनों स्फीयर्स के बीच में आपने डिस्टेंस रखा है 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर, तो टेबल में लिखा हुआ है कि 31.19 किलो वोल्ट्स पर आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन से मुराद ये है कि दोनों स्फीयर के बीच में जो आइसोलेशन की लेयर है उसमें आयनाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि एक इलेक्ट्रॉन करंट को एक पाथ मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं डिस्चार्ज चैनल। तो करंट को एक चैनल मिल जाएगा फ्लो करने के लिए। तो जैसे ही वो चैनल क्रिएट होगा, आपके एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर की तरफ करंट फ्लो कर जाएगा और ब्रेक, उसको हम कहेंगे कि फ्लैश ओवर हो गया, या एयर में ब्रेक डाउन हो गया, इंसुलेशन में ब्रेक डाउन हो गया। अब होता यह है कि ये प्री डिफाइंड वैल्यूज हमें पता है कि 10 मिलीमीटर के अगेंस्ट 31.19 वोल्ट्स है, इसी तरह 15 मिलीमीटर के अगेंस्ट 45.64 किलो वोल्ट्स मेंशन किए हुए। तो ये स्फीयर के साइज पे डिपेंड करता है, जितना स्फीयर का साइज बड़ा होगा उतने ज्यादा वोल्ट सप्लाई करने पड़ेंगे। अच्छा, अब होता यह है कि जिस टाइम पर फ्लैश ओवर होगा उस टाइम पे आप डिस्टेंस मेजर करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा एक हमने डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर या 15 मिलीमीटर रखा हुआ था और हमारा फ्लैश ओवर हो गया, तो टेबल ये बताता है कि उस टाइम पर वोल्टेज आपकी क्या होगी, 45.64 किलो वोल्ट होगी। तो हमने एक तरह से ये मेजर कर लिया है कि उस टाइम पर वोल्टेज क्या थी। इस स्फीयर को हमने एज अ स्विचिंग डिवाइस के तौर पे यूज कर लिया कि जैसे ही हमारी टारगेटेड वोल्टेज रीच करेगी, फ्लैश ओवर हमें बता दे, फ्लैश ओवर डिटेक्ट होगा और हम पे पता चल जाएगा कि हमारी टारगेटेड वोल्टेज इस टाइम पर मौजूद होगी, इस टाइम पर टारगेट वोल्टेज हमने अचीव कर ली है। ठीक है, तो अब ये एक इनडायरेक्ट मेथड है, मींस कि हम इसमें डायरेक्टली कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के थ्रू मेजर नहीं कर रहे,
ये हम टेबल के थ्रू टेबल को रेफर करके मेजरमेंट्स ले रहे हैं। टेबल हमें बता रहा है कि अगर आपका इतने डिस्टेंस पर फ्लैश ओवर हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी वोल्टेज कितनी होनी चाहिए। अब ये जो वोल्टेजेस हैं ये अफेक्ट होती हैं टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस की वजह से। तो होगा क्या कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस नहीं है तो ये वैल्यूज डिस्टर्ब हो जाएंगी। हमने एक्सपेरिमेंट करते हुए असम्पशन ली भी है कि हम ये हमारी टेम्परेचर कंडीशन स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी मैंने मैनुअल में एक चीज़ लिखी हुई है। जब एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर आपका चलेगा, नीचे टेबल्स दिए हुए, तो टेबल में मैंने क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी वोल्टेज मेजर्ड एट ब्रेक डाउन, ये वो वोल्टेज है जिसके ऊपर ब्रेक डाउन हो रहा है। और सेकेंडरी वोल्टेज लुक्ड अप इन द टेबल, ये वो वोल्टेज है जो हम टेबल से मेजर कर रहे हैं। हमारे पास टेबल अवेलेबल नहीं था तो इसलिए ये कॉलम खाली पड़ा हुआ है। ये रीडिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो हमने क्या किया हुआ है कि स्फीयर गैप्स के साथ साथ मेजरिंग कैपेसिटर भी लगाया हुआ है। स्फीयर गैप के साथ साथ हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों इकट्ठे डिप्लाई किए हुए हैं। जैसे ही फ्लैश ओवर होगा उस टाइम पर हम मीटर पर वैल्यू मेजर कर लेंगे कि कितनी वैल्यू पर जाकर फ्लैश ओवर हुआ है। ठीक है, वो वैल्यू उतने डिस्टेंस के अगेंस्ट हम टेबल में वैल्यू चेक कर लेंगे और ये वेरीफाई कर लेंगे कि हमारी कंडीशन के मुताबिक वही वैल्यूज हमें मिल रही हैं वोल्टेज की जो कि टेबल में मौजूद है। अगर स्टैंडर्ड कंडीशंस नहीं होंगी तो फिर हमें वो वैल्यू नहीं मिलेंगी, टेबल वाली थोड़ा सा ऊपर नीचे फर्क होगा। फिर हम क्या करेंगे, उसमें एक करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और उसको अपनी मेजर्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें एक्यूरेट वैल्यूज मिल जाएंगी। उसको कहते हैं कैलिब्रेशन, कि हमने अपने इलेक्ट्रोड्स की कैलिब्रेशन की है। ये एक्सपेरिमेंट भी हम आगे जाकर करेंगे। उसका एक फार्मूला है सिंपल सा, उसमें टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज डालेंगे और हमें एक करेक्शन फैक्टर मिल जाएगा वहां से। उस करेक्शन फैक्टर को देखकर, उस करेक्शन फैक्टर को अपनी मेजर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करवा कर हम एक्यूरेट वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये तो हो गया हमारे दोनों मेजरमेंट मेथड्स। एक हमने यूज़ किया डायरेक्ट मेथड जो कि कैपेसिटिव वोल्टेज डिवाइडर हमने यूज़ किया था, जिसको हम कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। दूसरा मेथड हमने यूज़ किया स्फीयर गैप्स का। अब स्फीयर गैप्स की जगह हम इलेक्ट्रोड, प्लेनर इलेक्ट्रोड भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं, सिलेंड्रिकल इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो स्फीयर इलेक्ट्रोड्स हैं ये एक्यूरेट वैल्यूज हमें प्रोवाइड करते हैं, इनकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। जो दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रोड और प्लेनर इलेक्ट्रोड हैं वो हमें इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देते। तो स्पेशली इम्पल्स वोल्टेजेस के केस में तो हम उनको नहीं यूज़ करते मेजरमेंट्स के लिए। हम सिर्फ और सिर्फ जो स्फीयर इलेक्ट्रोड्स हैं उन्हीं को प्रेफर किया जाता है कि हम वो यूज़ करें। तो जो आपने टेबल में रीडिंग्स फिल करनी है, टेबल में रीडिंग्स तो सिंपल सी हैं। टेबल नंबर 1.1 जो है इसमें तो मैंने आपको बताया था कि टर्न्स रेशियो आपने कैलकुलेट करनी है और उसके थ्रू वैल्यूज कैलकुलेट करनी है कि आउटपुट पर क्या वोल्टेजेस मिलेंगे। और दूसरा हमने पोटेंशियल डिवाइडर के थ्रू, मेजरिंग कैपेसिटर के थ्रू वोल्टेजेस मेजर की थी, उस पे हमें क्या वैल्यूज मिल रही हैं। दोनों में कोई खास फर्क नहीं होगा, बराबर बराबर ही होंगी। बाकी जो टेबल्स हमने डिफरेंट टाइप ऑफ स्फेयर्स यूज किए थे, स्फेयर टू स्फेयर मेजरमेंट्स ली थी, फिर प्लेन टू प्लेन मेजरमेंट्स ली थी, पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट्स ली थी, पॉइंट टू प्लेन मेजरमेंट्स ली थी। डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज करके हमने ब्रेक डाउन वोल्टेजेस मेजर किए थे। फिर इनका कंपैरिजन किया था कि अगर हम इलेक्ट्रोड की शेप और साइज को चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, ब्रेक डाउन वोल्टेजेस में क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे नीचे जाकर ग्राफ प्लॉट किया। ये तो जो पहला ग्राफ है ये तो सिंपल है, मींस कि प्राइमरी टू सेकेंडरी वोल्टेज के दरमियान ग्राफ बना हुआ है, तो आपको दोनों का लीनियर रिलेशन मिलेगा। जो बाकी इलेक्ट्रोड्स का इफेक्ट है, इलेक्ट्रोड्स में अगर हम देखें तो सबसे जो ज्यादा ब्रेकडाउन वोल्टेजेस आ रही हैं वो किस में आ रही हैं, ग्रीन, ग्रीन वाले में। ग्रीन वाला कौन सा है, पॉइंट टू प्लेन टू प्लेन लार्ज और स्फेयर टू स्फेयर लार्ज। जिन इलेक्ट्रोड्स का डायमीटर सबसे ज्यादा है उनको सबसे ज्यादा वोल्टेज चाहिए ब्रेकडाउन फ्लैश ओवर करवाने के लिए। सेकंड जो हमारे पास नंबर पर
वोल्टेज आ रही है वो आ रही है स्फेयर टू स्फेयर स्मॉल, मीन्स कि हमने जैसे ही डायमीटर को लेस किया तो हमारी ब्रेकडाउन वोल्टेज लेस होगी सेम डिस्टेंस पर। और उसके अगर नीचे आए तो पॉइंट टू पॉइंट का और मजीद लेस वोल्टेज है, और पॉइंट टू प्लेन की उससे भी ज़्यादा लेस वोल्टेज है। ठीक है, तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे पास पॉइंट इलेक्ट्रोड के केस में जो वोल्टेज स्ट्रेस होता है, वोल्ट मीन्स के जो वोल्टेज पर यूनिट एरिया कह लें एक तरह से, मीन्स के जितना हमने दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में गैप रखा हुआ है, तो उस गैप के जितना भी वो गैप है 10 मिलीमीटर का गैप है, तो वोल्ट पर मिलीमीटर जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है, यूं समझ लेंगे जो स्ट्रेस वोल्टेज का अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट इलेक्ट्रोड के केस में सिंगल पॉइंट पर हो रहा है। लेकिन जो स्फेयर इलेक्ट्रोड है और जो प्लेनर इलेक्ट्रोड है, इनके केस में वो वोल्टेज स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि उनका साइज बड़ा है, तो वो एक बड़े एरिया को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो पॉइंट इलेक्ट्रोड है वो सिंगल एरिया पर टारगेट कर रहा है, तो उसमें जो ब्रेक डाउन होगा वो सिंगल एरिया पर ब्रेक डाउन करवाने में जल्दी फ्लैश ओवर हो जाता है, कम वोल्टेज पर फ्लैश ओवर हो जाता है। लेकिन जो बड़े साइज के इलेक्ट्रोड हैं, स्फेयर टू स्फेयर हो गया, बड़ा साइज लार्ज साइज का, और प्लेन टू प्लेन जो लार्ज साइज का, इन दोनों के केस में जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कंपैरिजन आपने करना था। इसके कंक्लूजन में जब लैब रिपोर्ट लिखेंगे तो कंक्लूजन में आपने लिखना है कि इलेक्ट्रोड के साइज और उसकी शेप से क्या अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें एक डायग्राम मैंने दी हुई है, इसमें शेप बताई हुई है कि दो स्फेयर्स लगे हुए हैं, इन स्फेयर्स के दरमियान में स्पेसिंग कितनी हो, डायमीटर कितना हो, तो आपको क्लियरेंस कितनी कितनी रखनी पड़ती है। ये एक स्टैंडर्ड एक टेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल दो स्फेयर का साइज उसने बताया हुआ है 15D, डिस्टेंस एस लिखा हुआ है, ए स्फेयर और उसका जो पीछे सपोर्टिंग है उसके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, स्फेयर्स के अराउंड स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है, मिनिमम वैल्यूज की कितनी कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। तो ये इसके टेबल में बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपकी इसको एक दफ़ा देख लेना आपने। बाकी अगर आप टर्न्स रेशियो की बात करें ट्रांसफार्मर की, तो वो हमने कैलकुलेट की थी 455 वोल्ट्स, सॉरी 455 ये टर्न्स रेशियो है बिटवीन सेकेंडरी एंड प्राइमरी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। तो इसके अलावा बाकी जो चीज़ें वो मोस्टली तो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट आप इसको देखिएगा वीडियो लेक्चर को, तो अगर आपको कोई इशू आया तो हम अगले आने वाले इंटरेक्टिव सेशन में उसको डिस्कस कर लेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 से पहले आप ये थियोरेटिकल लेक्चर देख लें, और उसके बाद एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को जब आप समझेंगे सुनेंगे तो वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। यहाँ पर हमारा वीडियो जो थियोरेटिकल पार्ट है लैब नंबर 1 का यहाँ पर एंड हो जाता है, और बाकी जो आपकी डेमो है वो आप जाकर देख लें तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।